हेलो एवरीवन। आज हम आपको केमिस्ट्री का एक बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया का वेग को प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। इस तरह से हमारे इस चैप्टर के 3 हिस्से हो गए, 3 भाग हो गए। हाँ भाई 3 भाग हो गए। नंबर 1 भाग जो है वो है रासायनिक अभिक्रिया का वेग। रासायनिक अभिक्रिया का वेग, देखिए आपको पता है वेग के आधार पर, गति के आधार पर अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। अभिक्रिया 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 मंद गति की अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रिया जो धीरे धीरे संपन्न होती हैं मंद गति की अभिक्रिया कहलाती है। धीरे धीरे इनको संपन्न होने में कई दिन कई महीने लग जाते हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना। वे रासायनिक अभिक्रिया जिन्हें पूरा होने में काफ़ी समय लगता है, कई दिन कई महीने लगते हैं, वे मंद गति की अभिक्रिया कहलाती हैं। उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। दूसरा है तीव्र गति की अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रिया जिन्हें पूरा होने में बहुत जल्दी हो जाती है, यानी कि बहुत जल्दी संपन्न हो जाती है, तीव्र गति की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अम्ल क्षार की उदासीनीकरण। ठीक है। गति के आधार पर अभिक्रिया 2 प्रकार की होती हैं। मंद गति की अभिक्रिया जैसे लोहे पर जंग लगना, तीव्र गति की अभिक्रिया जैसे अम्ल क्षार का उदासीनीकरण। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते किसको हैं। क्या चीज़? रासायनिक अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं? वेग किसे कहते हैं बताओ? अभिकारक उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर निकालनी है तो समय का भाग देंगे। समझ आ गई? परिभाषा क्या है? अभिकारक उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को हम रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। माना डेल्टी समय में सांद्रता में परिवर्तन डेल सी है
तो सांद्रता में परिवर्तन डेल सी हो गया और समय डेल टी हो गया। तो सांद्रता में परिवर्तन की दर हमने निकाल ली ना, डेल सी बट्टा डेल टी। सांद्रता में परिवर्तन की दर, सांद्रता में परिवर्तन हुआ माना डेल सी का, और टाइमिंग लगा डेल टी, डेल सी बट्टा डेल टी। ये प्लस माइनस क्यों लगाया है? प्लस कब काम में लेते हैं? प्लस लेते हैं उत्पाद के लिए, क्योंकि उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है। समय के साथ बढ़ती है। माइनस चिन्ह लगाया अभिकारक के लिए, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटती है। सांद्रता समय के साथ घटती है। इस तथ्य को पुनः एक बार समझाते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। देखिए, माना R इज कन्वर्टिंग P एक अभिक्रिया है। T1 समय पर इनकी सांद्रताएं क्रमशः R1 है और इसकी सांद्रता P1 है। T2 समय पर इनकी सांद्रताएं क्रमशः R2 है और P2 है। R1 है, P1 है, ठीक है। और T2 समय पर सांद्रताएं कितनी हैं? R2 है और P2 है। अच्छा, सांद्रताएं ऐसे होती हैं जैसे माना अभिकारक की पहली सांद्रता 0.5 कैपिटल M थी, वो बाद में घटकर 0.2 कैपिटल M रह गई। समझ आ गई? मान होते हैं इनके कोई ना कोई। तो डेल R बराबर अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन कितना होगा? अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, की सांद्रता में परिवर्तन डेल R बराबर कितना होगा? R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बताओ कितना आएगा? डेल P बराबर P2 माइनस P1। आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अभिकारकों की सांद्रता पहले R1 थी, अब R2 हो गई, घट गई। अभिकारकों की सांद्रता समय के साथ घटती है, उत्पादों की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है। ये घट गई ना, तो कम वाले में से ज़्यादा वाले को घटाएंगे तो उत्तर नेगेटिव आएगा ना, ये उत्तर नेगेटिव आएगा। लेकिन ये बढ़ गई तो उत्तर पॉजिटिव आएगा। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा? माइनस डेल R बट्टा डेल टी। अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे समय। माइनस पता लग गया क्यों आया? क्योंकि नेगेटिव आंसर आया है। बराबर डेल P बट्टा डेल टी प्लस डेल P बट्टा डेल टी। कोई दिक्कत है आपको? आप समझ गए होंगे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन डेल R बराबर R2 माइनस R1। उत्पाद की सांद्रताओं में परिवर्तन डेल P बराबर P2 माइनस P1। तो ये हमारे पास वेग बराबर माइनस डेल R बट्टे डेल टी या डेल P बट्टा डेल टी आएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगर हम सांद्रता और समय के मध्य आलेख खींचें, सांद्रता और समय के मध्य आलेख खींचें तो अभिकारक की सांद्रता समय के साथ कम होती है और उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है। अभिकारकों की सांद्रता समय के साथ घटती है और उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है। अब हमें पता है अभिकारकों की सांद्रता समय के साथ घटती है और अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का जो वेग है अभिकारकों की सांद्रता की सक्रिय गुणनफल के समानुपाती होता है। जब अभिकारकों की सांद्रता घटेगी तो अभिक्रिया का वेग भी घटेगा। जब अभिकारकों की सांद्रता घटेगी तो अभिक्रिया का वेग भी घटेगा, परंतु यह वेग अनंत स्पर्शी होगा। अनंत स्पर्शी से मेरा मतलब है कि ये इसको स्पर्श नहीं करेगा, अनंत तक स्पर्श नहीं करेगा, बहुत दूर जाकर भी स्पर्श नहीं करेगा। ठीक है, अर्थात अभिक्रिया का वेग कभी शून्य नहीं होगा। अब अभिक्रिया के वेग को दो तरह से पढ़ाया जा सकता है। एक होता है तात्क्षणिक वेग, एक होता है औसत वेग। औसत वेग तो यही है जो हमने पढ़ाया। रासायनिक अभिक्रिया का औसत वेग, औसत वेग निश्चित समय अंतराल में, निश्चित समय अंतराल में रासायनिक अभिक्रिया के वेग को औसत वेग कहते हैं। निश्चित समय अंतराल में रासायनिक अभिक्रिया के वेग को औसत वेग कहते हैं। माना डेल टी समय में औसत अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन डेल सी है। निश्चित समय अंतराल में रासायनिक अभिक्रिया डेल टी समय में सांद्रता में परिवर्तन डेल सी है, तो औसत वेग बराबर आ गया प्लस माइनस डेल सी बट्टा डेल टी। आ गया कि नहीं आ गया? वक्र की सहायता से। आपको याद है ना, सांद्रता और समय के बीच में जो वक्र बना था तो अभिकारकों की सांद्रता के लिए ये बना था ना, अभिकारक, अभिकारक की सांद्रता का यह वक्र ऐसे बना था। T1 समय पर मान लिया सांद्रता C1 है और T2 समय पर मान लिया सांद्रता C2 है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई डेल टी हो गई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई डेल सी हो गई। तो डेल यानी इस लंबाई में इस लंबाई का भाग दे देंगे, वही हमारा औसत वेग होगा। रासायनिक अभिक्रिया का औसत वेग निश्चित समय अंतराल में रासायनिक अभिक्रिया के वेग को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। डेल सी बट्टा डेल टी है ना। अभिकारकों की सांद्रता और समय के मध्य आलेख खींचने पर यह वक्र किस प्रकार प्राप्त हुए हैं? इस प्रकार प्राप्त हुआ। T1 समय पर सांद्रता C1 थी, T2 समय पर सांद्रता T2 थी। तो हमें वक्र तो ये वाली लाइन डेल सी हो गई, ये वाली डेल टी हो गई। रासायनिक अभिक्रिया के औसत वेग के बाद तात्क्षणिक वेग आता है। तात्क्षणिक वेग आता है निश्चित समय पर, निश्चित समय पर अभिक्रिया के वेग को
के वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तो तात्क्षणिक वेग बराबर जो हमारे पास डेल सी बट्टा डेल टी का जो फॉर्मूला है ना, उसमें लिमिट लगा दो डेल टी हैंस टू जीरो, यानी समय अंतराल जीरो होगा। तो मान आ गया प्लस माइनस डी सी बट्टा डी टी। लिमिट डेल सी बट्टा डेल टी, इसमें डेल टी जेंस टू जीरो, तो ये आ गया डी सी बट्टा डी टी, यानी सांद्रता का समय के साथ अवकलन। अभी अभी हमने बताया ये सांद्रता और ये समय के बीच में खींचा गया आलेख है। किसी निश्चित क्षण पर, ये क्षण है निश्चित, किसी निश्चित क्षण पर स्पर्श रेखा, वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा, इस किसी निश्चित क्षण पर वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल थीटा टेन थीटा, वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल, जिसे हम प्रवणता भी कहते हैं, वही हमारा तात्क्षणिक वेग होगा। मैंने वेग को दो भागों में बांट दिया, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। निश्चित समय अंतराल में अभिक्रिया के वेग को औसत वेग कहते हैं और निश्चित समय पर अभिक्रिया के वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। हमने आज आपको वेग की चर्चा करी।